तो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं रोहित भैया। आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th का है, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इजी मेथड इतने बोले तो हलवा मेथड जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, लगातार पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप ना करे हुए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम इसी पे ही बात कर लें कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्राइगोनोमेट्री। अगर इन तीनों पार्ट को मैं जोड़ता हूँ तो बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब हो जाएगा तीन तीन, गोनो मतलब साइड्स का, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। यहाँ पे जो है मेजरमेंट लेंगे हम तीन तीन साइड से लेके, तो तीन साइड से कोई भी क्लोज्ड फिगर कौन सी बनती है? तीन साइड की क्लोज्ड फिगर होती है हमारी ट्राइंगल। तो कौन से ट्राइंगल के बारे में हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं? तो बेटा हम यहाँ पे केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करेंगे। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको पहले देखते हैं, फिर उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये क्या होता है इन्हें सीखते हैं। कौन से एंगल को लेने से ये बदल जाते हैं, ये सब बारे में जो है हम बातें करते हैं। तो शुरू करें बेटा। यस सर, शुरू करिए। तो हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है ना, और मैं इसको एक बढ़िया सा मस्त सा नाम जो है इसे दे देता हूँ ट्राइंगल ABC। ठीक है ना। एक और मैंने बढ़िया सा ट्राइंगल बनाया और उस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ PQR। इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर ये बात करूं तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल है। तो एंगल B जो है ये क्या है हमारा, 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल Q जो है ये क्या है हमारा, एंगल 90 डिग्री है। एंगल A और एंगल C ये दोनों के दोनों ही, मतलब मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ कि एंगल A इज़ लेस देन 90 डिग्री और एंगल B इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। सेम इसी टाइप से मैं बोल दूंगा कि एंगल P जो है लेस देन 90 डिग्री है और एंगल R जो होगा ये भी क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे ये दोनों हैं ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ओके, अब जो एंगल 90 डिग्री का होता है उससे अपन लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो मतलब ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को कंबाइंड में क्या बोल दूंगा, राइट एंगल बोल दूंगा। ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल। क्या यहाँ तक की बात है सर? अरे सर क्या कर रहे हो, पका रहे हो आप? तो ये सब चीज़ें तो हमें आती हैं पहले से ही। अच्छा आती हैं ना, फिर भी देख ले रहे हैं एक बार, मेरा फ़र्ज़ बनता है बताने का। एक्यूट एंगल पता चल गया मुझे, राइट एंगल पता चल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। पहले तो एंगल के बारे में मुझे ये पता चला। अब ज़रा ध्यान देना, एक बार बेटा मैं लेता हूँ एंगल A को लेके सारी कैलकुलेशन करनी है मुझे, और एक बार मुझे एंगल R को लेके सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना। तो हम अगर एंगल A के हिसाब से देखें तो जो भी एंगल मैं यहाँ पे लेता हूँ उस एंगल के सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ। तो मतलब एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC। तो दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, तो ये हाइपोटेनियस ही रहने वाला है। और फिर दूसरे वाला मतलब परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो अब कौन बचा हमारा, बेस। मतलब ये थर्ड वाला जो है ये क्या होने वाला है, बेस। सेम बेटा यहाँ पे देखूंगा तो एंगल के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी, PQ। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है ना, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हमारा बेस। तो मतलब बेस और परपेंडिकुलर जो है ये डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा लिया है, उस एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, बाकी किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ये उस एंगल पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल लिया है। कि सर ये एंगल क्या है, क्या बात कर रहे हो आप, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा अभी आने वाला है, मेरे साथ लगे रहोगे तभी आएगा, है ना। शुरुआत में ही देख के और स्किप करके निकल जाओ तो फिर और बाद में दोष दोगे समझ में नहीं आया, तो वो जो है आपका फॉल्ट होगा, है ना। तो हमारे पहला टारगेट क्या होगा कि आप लगातार देखते रहें,
तभी चीज़ें समझ में आएंगी। कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको देखना ही पड़ेगा। 15 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाएगा कि फिर पहली वाली एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये आपकी बेस वाली नॉलेज को तैयार करने वाला है। और अभी मैं शुरुआत में जो बताने वाला हूँ ना यहाँ पे, वो इस चैप्टर का जो है क्या नाम है, ये समझ लो प्राण है इस चैप्टर के, है ना, वो आत्मा है इसकी। अगर वो चीज़ समझ में आ गई ना तो पूरा शरीर आपके कंट्रोल में होगा, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में होगा। ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करें, थोड़ी देर का पेशेंस भी रखें, ऐसा नहीं है कि बिना पेशेंस के ही आप करते रहें। चलिए हम आगे आते हैं। तो मुझे बेटा यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे राइट एंगल क्या है, बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है ना। एंगल के हिसाब से हम क्या क्या ले सकते हैं। अब जो एंगल हम लोग निकाल रहे थे ना बेटा, जैसे इन दोनों साइड के बीच का घिरा हुआ रीजन बात करूँ तो ये एक एंगल है ना, जैसे BC और AC के साइड का घिरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे साइड के रेशोज निकालते हैं। ठीक। अब साइड के जब रेशो निकालेंगे तो या तो मैं ऐसा करूँगा कि BC अपॉन AC लगाऊंगा, या फिर मैं क्या करूँगा AC अपॉन BC लगाऊंगा, या फिर मैं करूँगा BC अपॉन AB, देखते रहो साथ के साथ, या फिर इसका उल्टा कर दो AB अपॉन BC। ठीक है ना। इसी टाइप से मैं ये भी कर सकता हूँ कि AB अपॉन AC या फिर AC अपॉन AB। अगर मैं ट्राइंगल ABC के बारे में बात करूं तो यही 6 टाइप के रेशोज़ हैं जो हमें मिल पाएंगे, और इसके बाद तो नहीं होगा कुछ भी, है कि नहीं। इन्हीं रेशोज़ को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था। ठीक है ना। इन्हीं रेशोज़ को जो है, इन 6 रेशोज़ को जो है एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिखा ही रहने देता हूँ, मिटा नहीं रहा, है ना। ये देखो पहला रेशो हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पाँचवा और छठा। तो इन रेशोज़ को जो स्पेशल नाम मिले, उन नाम्स को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बात कर ली साइन, फिर दूसरा होगा कॉस, जैसे बता रहा हूँ सेम वैसे ही सीक्वेंस याद करना, तो बहुत बढ़िया तरीके से मज़ेदार तरीके से ख़त्म होने वाला है। साइन कॉस और फिर आ गया टेन। इसके बाद यहाँ सामने मैं लिखने वाला हूँ कोसेक, फिर सेक, और फिर इसके बाद कॉट। सेक को थोड़ा सा बीच में लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा। ठीक है ना। आप चाहें तो कोई भी जो है क्या नाम है एंगल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने A के बारे में बात करी है या C के बारे में बात करी है, जैसे मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एंगल C ले लूँ, ये वाला। तो अब ये जो है देखो, ये बन जाएगा हमारा क्या बेस, और ये बन जाएगा क्या परपेंडिकुलर। इसी हिसाब से तो आता है। ठीक है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एंगल अभी ले रहे हैं, है ना। ओके। तो बेटा ये क्या बन जाएगा साइन A, फिर ये बनेगा कॉस A, ये टेन A, है ना। ऐसे ही सेक कोसेक A, सेक A, कॉट A। तो सर ये 6 नाम होते हैं इन रेशोज़ के। यस, जो रेशोज़ आए थे उन्हीं के नाम हैं ये। और क्या लिखने वाले हो सर इनके इक्वल में, तो मैं अभी बताने वाला हूँ। अब इनके इक्वल में हमें ये बताना है कि जो साइन ए है ये कौन कौन सी साइड का रेशो था, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशो है, किसका रेशो है। क्योंकि हमारे पास 3 साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। इन तीनों में से किसका रेशो है साइन, ये बताना है मुझे। अब इसे याद करने के लिए बहुत सारे मेमोनिक बनाते हैं, है ना, और उन्हीं मेमोनिक का ही यूज़ मैं भी करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो होगा ऐसा, ये मेरे साथ ही बोलना है इसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ऐसे करके याद करना है ये। क्या बोला मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके लिए यूज़ हो रहा है, साइन के लिए, एस फॉर साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी फॉर कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, यही तो थे SCT। तो भाई यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। ये कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए यूज़ हो रहा है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 समझ में आ गए हमें। इसके बाद इनके सामने वाले जो होते हैं उनको जस्ट उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा H अपॉन P, ये बनेगा H अपॉन B, और ये आ जाएगा B अपॉन P। ऐसे करके ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। क्या यहाँ तक का मामला क्लियर है। अगर ये मामला क्लियर है तो यहाँ से ज़रा ध्यान देना, साइन A और कोसेक A का आपस में मल्टीप्लाई करके देखो।
यही कॉन्सेप्ट है अब हमारा, यहीं से ही मेन चीज़ें जो है जनरेट हो रही हैं हमारे पास जो है। ये जितने अच्छे से आ गया वो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री की आत्मा तुम्हारे अंडर में आ जाएगी, है ना, और उस आत्मा से कोई भी काम करा सकते हो फिर तुम। तो देख यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है ना। तो भाई साइन ए की वैल्यू कितनी थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इंटू कोसेक ए में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओहो सर ये तो एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, 1 1 तो आ गया 1। इसका मतलब सर यहाँ पे कभी हम अगर साइन ए और कोसेक ए का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यस बच्चा, इसका आंसर 1 ही आता है। तो सेम इसी टाइप से मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि कॉस और सेक का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यस, क्यों सोच रहा है इतना, कॉस ए इंटू सेक ए अगर आता है तो भी मैं 1 लिखूंगा। अच्छा सर तो फिर टेन और कॉट के साथ भी लिख दूं, अरे यार लिख देना, टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू में कितना आएगा 1, ये भी कितना आने वाला है 1। अच्छा तो सर इससे कोई और भी इंफॉर्मेशन मिलती है क्या, ये सिर्फ इतना ही है? तो देखना एक इंफॉर्मेशन क्या यहाँ से ये मिल रही है कि साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू में 1, तो क्या मैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकते हो, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में था और उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो फिर ये 1 के अपॉन में आ जाएगा। अच्छा तो साइन के लिए मैंने ऐसे बोला, तो मैं कॉस के लिए कुछ बोल सकता हूँ क्या, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होने वाला है। यस हाँ, अरे यार ये भी चीज़ समझ में आ गई। अच्छा टेन के लिए अगर मैं बात करूँ, टेन ए इज इक्वल टू, तो क्या वो 1 अपॉन कॉट ए आने वाला है? यस सर कॉट ए ही आने वाला है। बेहतरीन सर, बड़े अब मज़ा आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। क्या ये एंगल साइन के साथ ए यूज़ कर रहा हूँ मैं? इसी एंगल की तो बात कर रहा था कि अगर ए यूज़ करना है तो साइन के साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, ए। नहीं आया? अच्छा जो पुरानी वाली कहानी आप बोल रहे थे वो ये थी, हाँ यही कहानी थी वो, ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर। अच्छा तो कभी मैं अगर इसके बारे में ये कहूँ कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सबको समझ आ रहा है ना, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं भाई। साइन 1 अपॉन कोसेक के बराबर है तो कोसेक 1 अपॉन साइन के बराबर है, एक दूसरे के उल्टे, ठीक है ना भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। अब देखो आगे क्या होता है किसी ने खुरापाती वाला दिमाग लगाया कि सर मैं तो सोच रहा था कि इनका मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर दूं, मैंने करा साइन को कॉस से डिवाइड, अब बताओ सर क्या होगा इसका? तो मैंने कहा कि बेटा साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ सर समझ में आ रहा है। कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अरे सर बेहतरीन, ये भी समझ में आया। तो पी अपॉन एच इंटू, अब ये डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में लाऊंगा, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो उल्टा हो जाता है, उल्टा होगा मतलब एच ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। ओहो सर एच से एच कटा तो कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा जरा अब यहाँ पे आ जाओ, लौट के कहाँ पे आए, ये यहाँ पे आओ। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन, ओहो ओ 3 सर साइन ए अपॉन कॉस ए जो है क्या ये टेन ए होता है? अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ये तो नई चीज़ पता चली है सर। क्या ये चीज़ समझ में आई, साइन ए अपॉन कॉस ए जो होगा वो टेन ए के बराबर होने वाला है। अब मुझे ये भी पता है कि टेन का उल्टा होता है कॉट, मतलब मैं टेन को उल्टा करूँगा तो इसको भी उल्टा करूँगा कि नहीं, तो टेन का उल्टा तो मैं कॉट लिख सकता हूँ ना सीधा सीधा, तो ये तो हो गया कॉट ए, तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है ना। आपकी पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें केवल और केवल यही कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आप पहली वाली एक्सरसाइज को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हो। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ कि यूँ समझ लो कि साइन ए इज इक्वल टू दे दिया है 1/2, देन ऐसा समझ लो कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ये दे दिया हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल लिया और हमने ये बना लिया, ठीक है ना।
और मैं मान लेता हूँ ये एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है। तो एंगल लिया हमने ये वाला साइन ए, ठीक है ना। ओके, अब हमको दिया क्या है, जीवन क्या है हमारा, है ना, जीवन मतलब गिवन, ये हो गया जीवन। ओके, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब देख बेटा, यहाँ से साइन में हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो है, इसलिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 1x और हाइपोटेनियस कितना हो गया 2x। जब रेशो को हटाते हैं तो कोई वेरिएबल लगा लेंगे, ठीक है ना। तो एंगल ए के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर ये, और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब मुझे पता है P कितना है 1x, है ना, हाइपोटेनियस कितनी है 2x, और ये जो है मुझे निकालना है। जब मेरे को तीनों साइड पता चल जाएंगी तभी मैं बची हुई सारी वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो देख, दो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड का इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और तीसरी साइड निकालनी है, तो बच्चा पार्टी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम में मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको याद करने के लिए भी एक मेमोनिक बना सकते हैं हम लोग कि हाई ब्लड प्रेशर। क्या सर, हाई ब्लड प्रेशर याद रखना, देख अभी समझ में आता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, क्या वो हाई ब्लड प्रेशर ऐसे करके याद करेगा ना, तो पहले एच आएगा, फिर बी आएगा, फिर पी आएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे करके मैं इसे याद कर सकता हूँ। क्या इतनी चीज़ क्लियर है ना भाई। हाई ब्लड प्रेशर समझ में आया, हाई बीपी भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। ओके, एच कितना है भाई 2x, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 2x इज इक्वल टू बेस कितना है सर, बेस तो हमको दे ही नहीं रखा, निकालना है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे क्या सर, यस। तो यहाँ पे ये आएगा 1x का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा कितना 4x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, AC इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है ना भाई। देख अब AC इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3x स्क्वायर को x इंटू x लिख देंगे, ठीक है ना। और बेटा ये बहुत संस्कारों वाली फैमिली है, अंडर रूट जो है इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती। अच्छा सर, इसके घर में एक और ख़ास बात है, जिन लोगों के भी जोड़े बन जाते हैं ना उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। देख x और x का जोड़ा बना, घर से निकाल दिया जाएगा, तो घर से इसको बाहर कर दिया गया, तो x तो आ गया बाहर, 3 बेचारा सिंगल था वो अंदर ही रह गया, तो x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू AC। अच्छा सर, तो AC आया x अंडर रूट 3। अब बाकी बचे हुए निकालने, देख साइन की वैल्यू तो दे ही रखी थी, मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे साइन ए, फिर याद कर लो मेरी तरफ मेरे जैसे ही जो है कॉस ए, टेन ए, फिर टेन ए के बाद क्या था जल्दी से बोलो, कोसेक ए, फिर कॉट ए, फिर कोसेक ए, फिर सेक ए, फिर कॉट ए, यही तो सब थे 6 नाम। साइन ए की वैल्यू तो 1/2 दे ही रखी है पहले से ही, ठीक है ना। अब मुझे ये भी बताओ, क्या मैंने ये याद करवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, है ना। और जो बहुत ज़्यादा खुली फैमिली के मतलब खुले विचारों वाली फैमिली होती है, जिनके विचार जो हैं मतलब बच्चों के साथ एज अ फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है ना। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ या पिताजी अपने बच्चों के साथ जो है बहुत फ्रेंडली रहते हैं, उनके बच्चे कह रहे हैं पापा बियर पियोगे, तो पिताजी का कहना है हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना। उन्होंने कहा बियर पियोगे, तो उन्होंने कहा ले हाँ हाँ बेटा पी लेंगे, क्यों नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इससे क्या होता है, साइन कॉस टेन का भी आइडिया मिल जाता है। बाकी जिसको जैसे अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये ले लो, ठीक है ना। पर पीने मत लग जाना, नहीं नहीं सर हम गंदे बच्चे नहीं हैं। कॉस ए, तो कॉस के हिसाब से क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना भाई। 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अच्छा, कोसेक के लिए क्या होता था, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, और कॉट के लिए क्या होता है, बी अपॉन पी। ठीक है ना भाई, ये आ गया। देख अब कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, एक्स अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2x, तो इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा और 2 बचेगा, तो ये हमारी कॉस ए की वैल्यू आ गई। 10 के लिए क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1x, बेस कितना है x अंडर रूट 3, इस x से ये x कट गया, तो क्या आया 1 अपॉन रूट 3। जो भी ये वैल्यूज आई हैं इन्हीं की उल्टी तो हैं ये वाली वैल्यू, जस्ट अपोजिट है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 का उल्टा होता है 2 अपॉन 1 मतलब 2, इसका उल्टा करूंगा तो 2 अपॉन अंडर रूट 3, और इसका उल्टा करूंगा तो अंडर रूट 3 अपॉन 1 मतलब अंडर रूट 3। तो इस टाइप से जो है ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई है? अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग। छाप लो।